हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज जो है बाल विकास शिक्षण विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 10वां है। इससे पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट जो है प्लेलिस्ट में ऐड है, उसको आप देखना चाहें तो आप देखते रहिएगा। तो आइए 10वां प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 26 है, बी है कि अनुच्छेद 15 है, सी है अनुच्छेद 45 है, डी है अनुच्छेद जो है 21 ए है। देखिए सभी जो है कि पॉइंट को, सभी जो है कि ऑप्शन को जो है कि बारी बारी पहले समझते हैं कि कौन सा अनुच्छेद किस काम का है। देखिए अनुच्छेद जो 26 है, 26 में क्या है कि इसमें दिया गया है कि जो धार्मिक कार्य होते हैं, यानी कि जो धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता रहेगी। यानी कि कोई भी अपने धर्म में जो है धार्मिक कार्य करने के लिए इसमें स्वतंत्र रहेंगे। और जो है 15वां है, 15वां में जो है कई खंड हैं। उसमें पहला खंड है कि धर्म, वर्ण, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 45 जो ए है, 45 में क्या है कि 45 में जो है कि यहाँ पे भी निःशुल्क जो है शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है। यानी कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 45 से में था, मगर वहाँ से जो है संशोधन करके जैसे कि 86वें संविधान संशोधन, किसमें 86वें संविधान संशोधन में 21 ए में जो है 21 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 ए जो है उसमें लगाया गया है कि इसमें जो था कि जो है 6 से जो है 14 वर्ष के आयु वाले जो भी बच्चे रहेंगे उनको जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है दिया जाएगा, उनका अधिकार होगा। यानी कि जो है कि आपका डी वाला जो है ऑप्शन जो है सही है। कौन सा? 86वें संविधान संशोधन से जो है अनुच्छेद 21 ए में जो है उसको जोड़ा गया था। 21 में 21 ए इसको बनाया गया कि इसमें जो है कि सभी बालक को जो है 6 से लेकर जो है 14 वर्ष के चाहे जो भी बालक हों उनको अनिवार्य जो है शिक्षा देने का जो है अधिकार इसमें शामिल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला दूसरा है कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। पहला है कि लंबकाय है, दूसरा है सुडौलकाय है, उसके बाद गोलकाय, उपरोक्त सभी। देखिए जो क्रेस्मर महोदय हैं यह व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इसमें व्यक्तित्व मापन के लिए जो है प्रमुख प्रकार की वर्गीकृत जो है कि परीक्षाएं जो है बताई हैं उन्होंने पहला बताया कि लंबकाय। लंबकाय मतलब हो गया कि इसमें कृषकाय जिसे कहते हैं, यानी कि लंबा आकृति वाला जो व्यक्ति होगा उसमें लंबकाय इस प्रकार की है। और बी वाला जो ऑप्शन है इसमें सुडौलकाय जो बताया है, यानी कि पुष्ट हष्ट पुष्ट जो काय होगा पुष्टकाय में होगा, ये सुडौलकाय में होगा। और गोलकाय, गोलकाय मतलब इसमें जो है स्थूलकाय, यानी कि इस प्रकार की गोल मटोल जो है आदमी होंगे, यानी कि उस प्रकार के व्यक्तित्व को है बताया। तो यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन, यानी क्रेस्मर के अनुसार जो है डी जो है बिल्कुल सही होगा कि उपरोक्त में से सभी तीनों के बारे में इन्होंने बताया था कि लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की दृष्टि से व्यक्तित्व की 3 प्रकार की इन्होंने विभक्ति को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला हमारा है तीसरा है कि टी कौन सा? टी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करता है। इसको कहते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। कौन सा? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, या कहेंगे अप्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, अप्रासंगिक अंतर्बोध जो है परीक्षण हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है कि कौन जो है, पहले जानिए कि इसका उद्देश्य तो जो है कि अभिक्षमता है। किसका? अभिक्षमता है। इसको किसने जो है कि निर्माण किया था? इसे मुर्रे कौन? मुर्रे और मार्गन। कौन है? मुर्रे और मार्गन ने इसको जो है प्रतिपादित किया था, इसका निर्माण किया था। इसमें इन्होंने कार्ड बताए थे कि कार्ड से इसको, इस परीक्षण को जो है किया जा सकता है। उसमें जो है कि व्यक्ति की अभिक्षमता को जो है मापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पे बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला है कि इसमें जो है कि चौथा है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। कौन सा? संघनन का सिद्धांत। तो संघनन का सिद्धांत में अगर ध्यान दिया जाए तो पहला ऑप्शन है कि अधिगम, ठीक, उसके बाद बी है स्मृति है, सी है अभिप्रेरणा है, डी है सृजनात्मकता है। तो यहाँ पे देखा जाए जो संघनन है, यानी कि जो संचयन करना है, तो वहाँ पे किस प्रकार का? अधिगम में आप सभी जानते हैं सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है। स्मृति में, यानी कि स्मृति जो होती है इसका एक व्याख्या जो है करता है, यानी कि जो संघनन सिद्धांत का जो व्याख्या करता है वह स्मृति करती है, यानी कि मस्तिष्क में सूचनाओं का जो है संघनन करता है या संचयन करता है। कौन सा? संचयन करता है। स्मृति जो हमारी स्मृति होती है वह संघनन के सिद्धांत का जो है कि स्मृति के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब प्रेरणा आप जानते हैं कि मोटिवेशन होता है, और सृजनात्मकता यानी कि किसी कार्य के लिए सृजनात्मकता यानी कि जो है कि रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि चौथा का जो है बी वाला जो है बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है 5वां है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी शिक्षा ऐसी है? पहला ऑप्शन है कि अंतर्दर्शन, दूसरा है कि बहिर्दर्शन, तीसरा है कि अवलोकन है, प्रयोगीकरण है। देखिए सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन क्या है? देखिए अंतर्दर्शन में यह है कि व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होता है उसके जीवन के जो है कि अंदर यानी कि उसके मस्तिष्क के अंदर की जो क्रियाओं को यानी कि निष्कर्ष को जानकर निकाला जाता है, तो वह अंतर्दर्शन यानी कि अंतर्दर्शन। और बाह्य दर्शन यानी व्यक्तित्व के बाहरी वातावरण का अवलोकन करना बाह्य होगा। तो यहाँ पे शिक्षा के व्यक्तिनिष्ठ जो विधि होती है यानी कि व्यक्ति के निष्ठ यानी कि व्यक्ति के जो अंदर की क्रिया होती है वो अंतर्दर्शन यानी कि अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है जो अंतर व्यक्तिनिष्ठ होगी वह जो है कि अंतर्दर्शन होगी। अवलोकन जानते हैं कि आपकी अवलोकन जो होता है यह किसी कार्य को अवलोकन करने के लिए होता है, यानी कि किसी कार्य के या विद्यालय का अवलोकन या छात्र का अवलोकन या व्यवहारों का अवलोकन सबका अलग है। यानी प्रयोगकरण है जो प्रयोग किसी विषय को या प्रयोग करना या उसको खोज करना इस प्रकार का है। तो यहाँ 5वें का जो है ए वाला जो है ऑप्शन जो है सही होगा। अगला 6वां है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए सभी को पहले समझते हैं कौन किससे संबंधित है। ए है सामाजिक अधिगम है, और बी है व्यवहारिक सिद्धांत है, सी है संज्ञानात्मक सिद्धांत है, और डी है मनोलैंगिक जो है कि विकास है। देखिए मनोलैंगिक विकास जो होता है यह किसके द्वारा है? ये मैस्लो के द्वारा। कौन सा? मैस्लो के द्वारा। अब्राहम मैस्लो जो है उन्होंने मनोलैंगिक विकास जो है कि उसको बारे में बताया है। संज्ञानात्मक विकास आप जानते हैं कि पियाजे के द्वारा जो है दिया गया संज्ञानात्मक विकास है। और व्यवहारवादी विकास जो है आप जानते हैं कि जो है कौन से? वाटसन है। वाटसन जो है व्यवहारवादी जो है मनोवैज्ञानिक है, यह व्यवहारवादी जो है विचारधारा के हैं। और जो है कि जो आपका ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा जो है यह सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। किसमें? सामाजिक सिद्धांत से यह संबंधित है। इन्होंने इससे जो है सिद्धांत को 1963 में जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो किया गया था वह 1963 में यह किया गया था। सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला हमारा है 7वां है कि अधिगम वक्र में पठार। देखिए वह अधिगम वक्र में जो है वक्र में पठार का काम क्या है? मतलब इसमें कुछ न कुछ ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर सीखने और सिखाने में जो है प्रक्रिया है वह नगण्य होगी या अत्यंत कम होगी। यानी कि देखिए अभिप्रेरणा और मोटिवेशन, ठीक, उसके बाद थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। यहाँ पर थकान जो होगा यानी कि अधिगम के वक्र में जब पठार का काम करेगा ना तो व्यक्ति सीख रहा है ना तो कोई उसमें कोई ऐसी क्रिया हो रही है, यानी कि सीखने की गति ये एक तरह से नहीं रहती है। तो इस प्रकार की गति में जो है आपका थकान यानी कि जो है कि अधिगम वक्र यानी अधिगम पठार में जो है अधिगम वक्र का जो है पठार में शामिल हो जाएगा। यानी कि जो है उस व्यक्ति का जो अधिगम रेखा चित्र जो है प्रदर्शित करने वाला जो है कि वैसा को वैसा है, या तो कह सकते हैं उसकी अत्यंत जो है कम या नगण्य के माध्यम से है। तो यहाँ पे जो है थकान के कारण होगी। अगला क्वेश्चन है कि 8वां है कि दर्पण चित्र परीक्षण किस को मापने हेतु प्रयुक्त होता है? यहाँ पे दर्पण चित्र की बात की गई है। तो पहला अधिगम की गति, बी है अधिगम अंतरण की गति, और सी है सृजनात्मकता, और डी है अभिरुचि। देखिए अधिगम की गति मतलब गति आएगी, अधिगम यानी सीखने में गति आएगी। तो यह एक प्रकार की जो है दर्पण जो है मापने की प्रयुक्ति नहीं है। जबकि अगला देखें, अगला जो है कि बी अधिगम का अंतरण जो है दर्पण चित्र मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा? दर्पण चित्र मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मकता यानी कि किसी भी समस्या का जो है हल करने में बालक में जो है सृजनात्मकता का गुण होता है। अभिरुचि मतलब उसी कार्य को करने में रुचि लगता है, अभिरुचि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है 9वां है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वह एक प्रकार का जो है व्यक्तित्व मापन करता है। कौन सा? व्यक्तित्व का जो है मापन करता है। तो यहाँ पे जो है बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है वह एक प्रकार की जो है कि प्रक्षेपी, कौन सी? प्रक्षेपी जो है परीक्षण है। प्रक्षेपी परीक्षण में आप जानते हैं कि जो है एक प्रकार का जो है व्यक्तित्व मापन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट अलग अलग पिक्चरों को जो है उसमें दिया जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। हर व्यक्ति किस प्रकार का है उन सभी को जो है अपने अपने अनुसार इसमें जो है कि धारण करनी रहती है किस प्रकार है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 10वां है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है?
पहला है कि टी ए टी जैसे आपने अभी बताया है कि टी ए टी जो है कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक। उसके बाद 16 PF है, उसके बाद रेवन का परीक्षण है, ड्रा ए मैन परीक्षण है, ठीक। देखिए यह जो है आपका जो है कि एक प्रकार का जो है व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। कौन सा? व्यक्तित्व मापन करता है। कौन सा? व्यक्तित्व मापन करता है। और 16 PF ये भी एक प्रकार का जो है व्यक्तित्व मापन का है। और ड्रा ए माइंड परीक्षण ये भी व्यक्तित्व मापन करता है। कौन सा? ये भी व्यक्तित्व। जबकि जो है राइवेन का जो परीक्षण होता है वह अशाब्दिक परीक्षण है। कौन सा? अशाब्दिक जो है परीक्षण है, यह व्यक्तित्व का मापन नहीं करता है। यानी कि ये सभी जो है व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो है 10वां शेष से भिन्न पूछा है, तो सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सी वाला जो है सबसे भिन्न जो है आपका है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला जो है कि 11वां क्वेश्चन है कि माध्यिका से संबंधित है। देखिए यह सांख्यिकी का एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें किस प्रकार की जो है लगाया जाता है, तो इसको पहले ध्यान से समझिएगा कि देखिए 7 है और 8 है, 9 और 10, 11 और 12 इस प्रकार की जो है संख्याएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 6 संख्या मिल रही है। आप देखिए जब आपको माध्यिका निकालना रहे, अगर विषम संख्या आती है, तो जब विषम संख्या आती है तो n/2वां पद, कौन सा? n/2वां पद जो होगा वही माध्यिका होगा यदि विषम संख्या है तो, ठीक। अगर यहाँ पर आपको सम संख्या मिल रही है तो सम संख्या का जो है ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2वां पद, कौन सा? n/2वां प्लस n/2 प्लस 1वां पद, कौन सा? 1वां पद। तो यहाँ पे अगर देखें तो n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 6 पद हैं, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6/2, उसके बाद प्लस लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे सबके बटे में 2 रहेगा, कौन सा? सबके बटे में 2 रहेगा। उसके बाद n/2 6/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटे 2, कौन सा? बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, कौन सा? 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा 4 होगा, कौन सा? 4 होगा, बटे कौन सा? 2 हो जाएगा। इस तरह से लिख देंगे। देखिए तो n/2 यानी कि जो है कि तीसरा पद, कौन सा? n/3 तीसरा पद, और यहाँ पे n+1 यानी कि तीसरा प्लस 1 पद, कौन सा? तीसरा प्लस यानी कि चौथा पद, कौन सा? चौथा पद हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा और प्लस चौथा पद, इसको मिटा के लिखते हैं, तीसरा पद, ठीक, उसके प्लस चौथा पद, कौन सा? बटे 2। तो यहाँ पे 9 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 10 आया, बटे 2 आ जाएगा, 19/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.5। तो क्या होगा? 9.5 जो है आपके जो है माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर विषम संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। इस प्रकार के जो है फार्मूला बनाएंगे। उसके बाद जो है आपको इस तरह से निकालना होगा। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सीरीज लिखी है उसमें सीरीज में या तो अवरोही क्रम रहे या तो अवरोही क्रम रहे, या तो बढ़ते हुए क्रम रहे या तो घटते हुए क्रम रहे। इस प्रकार सीरीज बनाएंगे तभी वहाँ से आपको प्राप्त हो पाएगा कि उसकी माध्यिका क्या है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला है 12वां क्वेश्चन। सूझ अंतर्दृष्टि की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक है, उसके बाद बी है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, सी है हेगार्टी है, और डी है स्किनर है। देखिए दो थॉर्नडाइक जो है यह जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिए थे थॉर्नडाइक महोदय, जिसको जो है इन्होंने बिल्ली पे जो है आविष्कार किया, जो है कि बिल्ली पे अपना प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक महोदय। और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं यह सूझबूझ का सिद्धांत दिए थे। कौन? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें स्किनर जो है कि कौन आते हैं? कोहलर आते हैं। कौन? स्किनर नहीं, कोहलर। कौन? कोहलर आते हैं। कोहलर जो है यह गेस्टाल्टवादी में आते हैं। और साथ ही साथ इसमें कोर्ट और कोप्पा आते हैं। कोर्ट और कोप्पा जो है यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आते हैं, और जो है वाटसन भी आते हैं। इस प्रकार के जो है वैज्ञानिक जो होते हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में आते हैं। जबकि हेगार्टी जो है यह इसमें नहीं है। और स्किनर जो है इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था कि जो है BF स्किनर जो कहते हैं, इन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। तो इस प्रकार अगर इसको समझें तो हमारा सूझबूझ का सिद्धांत बी वाला जो है बिल्कुल सही है, ठीक।
अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों की से संबंध होता है। यानी कि मैकडूगल जो है इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी थी। कौन सी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति? 14 प्रकार की इन्हीं से संबंधित जो है संवेग दिए थे। कौन सा? संवेग। यानी कि जो है मैकडूगल ने क्या किया था सर, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी थी, 14 प्रकार का मूल संवेग दिया था। तो यहाँ पे आपका जो है किससे संबंधित है मूल प्रवृत्तियाँ? तो यहाँ पे ज्ञान से, संवेग से, संवेदना से, चिंतन। तो यहाँ पे बी वाला जो है ऑप्शन संवेग से संबंधित है। तो मूल प्रवृत्ति जो है होगी वह संवेग से संबंधित होगी। सभी मूल प्रवृत्ति का एक एक संवेग होगा। 14 मूल प्रवृत्ति, 14 संवेग, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रकट करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना होती है उसका अर्थ जो प्रकट किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? पहला कि संवेदना है, दूसरा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि जो है डायरेक्ट जो है एजुकेशन, अभिप्रेरणा है जिसे मोटिवेशन कहते हैं, कल्पना। ठीक, देखिए संवेदना यहाँ पे देखा जाए तो पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना है उसको प्रकट करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता होगी। किसके? प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता। यानी कि संवेदना को प्रकट करने के लिए हमें जो है कि अपने जो है संवेदना को प्रकट करने के लिए हमें जो है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की जो है आवश्यकता पड़ेगी, मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला देखें तो अगला है 15वां है कि 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। ठीक, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आप सभी जानते हैं कि बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है मानसिक आयु क्या होगा? मानसिक आयु बटे जो है वास्तविक आयु। ठीक, गुणे 100 होगा। क्या? गुणे 100 होगा। तो मानसिक आयु जो है मोहन की जो है वर्ष के मानसिक आयु जो है आपका 8 वर्ष दिया है, जबकि यहाँ पे उसकी वास्तविक आयु जो है 5 वर्ष है। मतलब 5 वर्ष का मोहन है, उसकी वास्तविक जो आयु है वह क्या है? वह है वास्तविक आयु 5 वर्ष है और मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है। तो गुणे अगर 100 करेंगे तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 20 25 100 यानी कि 20 गुणे 8 यानी कि जो है 8 दूनी 16 160 क्या आएगा? जो इसकी बुद्धि लब्धि जिसे हम IQ लेवल कहते हैं, IQ लेवल, वह 160 आएगी। कितना? 160 जो है इसकी बुद्धि लब्धि आएगी। तो यहाँ पे 15वां का जो है बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, 16वां क्वेश्चन है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? यानी कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों का जो बुद्धि लब्धि होती है इसमें किस प्रकार की मंद बुद्धि वाले बच्चे की होती है? सबसे पहले देखें जो 70 से 79 के बीच की जो बुद्धि लब्धि है उसको अल्प बुद्धि लब्धि कहते हैं। क्या? अल्प बुद्धि लब्धि। कौन सा अल्प बुद्धि कहेंगे इसको? और 50 से जो नीचे रहती है यानी कि इसको जो है जड़ बुद्धि के अंतर्गत रखें। कौन सा? जड़ बुद्धि के अंदर। और जो 80 से जो है 90 के बीच में है उसको मंद बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे। कौन सी? मंद बुद्धि के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका जो है सी वाला जो है ऑप्शन जो है सही होगा। 100 अगर 30 से ऊपर है तो प्रतिभाशाली या प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत रखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखें तो अगला है 17वां क्वेश्चन, रोसांग के इंक ब्लॉक के टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? देखिए रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, यह आपसे जो है रोसांग के इंक ब्लॉक टेस्ट पूछे तो यह एक प्रकार का जो है व्यक्तित्व का मापन करता है। यानी कि रोसा स्याही जो है धब्बा परीक्षण होता है उसमें जो है एक प्रकार की जो है प्रक्षेपी जो परीक्षण है यानी कि प्रक्षेपी जो विधि है इसमें जो है कि हरमन रोसा जो है इंक के ब्लॉक यानी कि जो है स्याही की रोसा स्याही से जो है इन्होंने अपनी जो है कि व्यक्तित्व जो है मापन की जो है विधियां बताई थी, किस प्रकार से व्यक्तित्व जो है अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व का जो है लेवल और स्तर को जो है इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे जो है ए वाला जो है आपका बिल्कुल जो है सही है। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला है 18वां कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? देखिए यहाँ पे विस्मृति जो है आप जानते हैं कि विस्मृति आप किसी भी विषय वस्तु को अगर याद करने में असफल हो जाते हैं तो वह हमारी विस्मृति कहलाती है। तो यहाँ पे जो है विस्मृति का कारण नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे कौन सा कारण नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है कि सीखने में कमी, दूसरा है कि स्मरण करने की इच्छा, और सी है कि मानसिक द्वंद्व, और डी है कि सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। ठीक, अगर देखना जाए तो यहाँ पर जो है कि विस्मृति का कारण नहीं है तो यानी कि स्मृति होगी, यानी कि स्मरण करने की इच्छा। अगर आप बार बार उस चीज़ को स्मरण करने की इच्छा कर रही है यानी कि स्मरण करने में अगर आप सफल हो जा रहे हैं तो स्मरण हो जाएगी। अगर उसको आप नहीं भूल पा रहे हैं तो वह विस्मृति का लक्षण नहीं होगा। सीखने में कमी जो है आपका विस्मृति का लक्षण है। मानसिक द्वंद्व जो है विस्मृति हो सकती है, और सीखने की दोषपूर्ण विधि भी आपकी विस्मृति हो सकती है। जबकि यह सीखने की जो स्मरण करने की जो इच्छा है, आपको स्मरण करने की इच्छा जो
मेमोरी आपकी जो आती है तो वो आपका जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है बी वाला जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 19वां है कि वह विज्ञान जो अल्पसंख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि संबंधित है कहलाता है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वह सांख्यिकी के अंतर्गत आएंगे। कौन सी? सांख्यिकी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम ये वाला जो है विकल्प सही लगाते हैं, जैसे कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त हो और विभाजित करने वाली वस्तुएं करने, तुलना करने, व्याख्या करने, इस प्रकार की अगर आएगी तो आप जानिएगा कि सांख्यिकी के अंतर्गत पूछा गया है। वह सांख्यिकी के प्रकार की इस प्रकार के प्रश्न होंगे, इस प्रकार का कथन होगा तो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि 20वां है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक के बुद्धि लब्धि, जो शैक्षिक लब्धि होती है कि धारणा किसने दी थी। यानी कि जो 20वां क्वेश्चन है आपके लिए, पिछड़े बच्चों के लिए कौन सी है कि यहाँ पे शैक्षिक लब्धि को आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है कि गार्डन, उसके बाद सोनेल, ठीक, उसके बाद बर्टन हॉल और सिरिल बर्ट। कौन? सिरिल बर्ट। यहाँ पे अगर देखें तो शैक्षिक लब्धि की जो धारणा है वह किसने दिया था, जो है कि पिछड़े बच्चों के लिए, ये सिरिल बर्ट ने दिया था। कौन? सिरिल बर्ट ने शैक्षिक अवधारणा के लिए जो है इन्होंने दिया था। इन्होंने जो है कि चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण जो बैटरी का उपयोग किया है, उसी के आधार पर इन्होंने जो है कि 1913 में, किसमें? 1913 में इन्होंने जो है पिछड़े बच्चों पे जो है शैक्षिक जो है बुद्धि लब्धि का जो है परीक्षण किया, जो है कि इसकी अवधारणा इन्होंने दिया। कौन? सिरिल बर्ट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 21वां है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। कौन सा? उत्तम परीक्षण। यहाँ पे उत्तम परीक्षण आप जानते हैं विश्वसनीयता जो है एक प्रकार का उत्तम परीक्षण है। कौन सा? विश्वसनीयता आपका उत्तम परीक्षण का एक लक्षण है और वैधता भी आपका उत्तम परीक्षण है। यानी कि वैध अगर है, अगर विश्वसनीयता है तो वैध है, दोनों उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आएगा। वस्तुनिष्ठता यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो उसमें भी आपकी 100% तो उत्तम परीक्षण का जो है कि वहाँ पे जो है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता उसमें भी शामिल होगा। यानी कि तीनों जो है ऑप्शन जो है आपका उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आ रहा है। जबकि यहाँ पे अभिक्षमता जो है आपका भिन्न हो रहा है। कौन सा? अभिक्षमता तो भिन्न हो रहा है, तो यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन जाएंगे, अभिक्षमता जो है भिन्न हो रहा है। जबकि उत्तम परीक्षण की और भी जैसे कि है व्यापकता, अगर आपसे अगर पूछ जाए तो व्यापकता भी उत्तम परीक्षण का जो है, व्यवहारिकता भी उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति का जो है व्यवहार कैसे करेंगे, अगर सही से व्यवहार किया गया है तो उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22वां है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत नहीं है। पहला देखिए एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। देखिए बुद्धि का जो सिद्धांत है 22 वाला, इसमें आप सभी जानते हैं कि बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है, बुद्धि का जो एक तत्व का सिद्धांत है, इसको जो है बीने टर्मन ने दिया है। कौन सा? बीने जो है महोदय और टर्मन ने एक तत्व का सिद्धांत दिया है बुद्धि के तत्व का, ठीक। और द्वितत्व का सिद्धांत जो दिया है इसको स्पीयरमैन ने दिया है। कौन सा? स्पीयरमैन ने जो है द्वितत्व का सिद्धांत दिया है। बुद्धि में द्वितत्व होते हैं, एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। कौन सा? जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। इसीलिए स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि को 2 तत्व यानी कि द्वितत्व सिद्धांत दिया है, द्वितत्व को है बुद्धि सिद्धांत। और जबकि जो है कि बहुतत्व सिद्धांत जो है यह कौन दिया है? यह जो है गार्डनर दिए हैं। कौन सा? हार्वर्ड, इनको हार्वर्ड गार्डनर जो है इन्होंने क्या किया है कि बहुतत्व का बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसमें जो है जनरल और स्पेसिफिक कई प्रकार के इन्होंने जो है कि बहु सिद्धांत में बताया है। और इसके बाद जो है प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है यह एक प्रकार का जो है कि अनुवांशिकता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है डी वाला जो सी वाला जो है आपका जो है सही होगा, क्योंकि सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। तो सी वाला प्रत्यागमन का सिद्धांत जो आनुवंशिकता से संबंधित है तो यही सही होगा। तो यहाँ पे आप सभी को जो है कि आपको हर पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला है कि 23 है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला है एड्रिनल ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है लार ग्रंथि और डी है थायराइड ग्रंथि। देखिए एड्रिनल ग्रंथि एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि जिसे आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं यह भी एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक। तो यहाँ पे और थायराइड मिल जाता है, ये भी एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। जबकि लार आपका जो है, लार जो मुख में पाया जाता है यह एक प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो लार में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पर सी वाला जो है ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आती है, तो सी वाले ऑप्शन को जो है सही लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है कि 24 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के द्वितीय अवस्था आपको बताना है। पहला है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरा है कि औपचारिक संक्रिया अवस्था, और सी है पूर्व संक्रिया अवस्था, डी है मूर्त संक्रिया अवस्था। पियाजे ने क्या किया है कि 4 प्रकार की जो है अवस्थाएं बताए हैं। 4 प्रकार की अवस्थाएं आप सभी जानते हैं कि जो है सभी जो है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और औपचारिक जो है संक्रिय अवस्था, इस प्रकार की जो है एज उन्होंने बताई है। तो पहला एज जो है, ये पहले एज पे इन्होंने बताया जो है संवेदी गामक अवस्था, जिसे हम सेंसर मोटर स्टेज कहते हैं, ये 0 से 2 वर्ष का एज होता है। इसमें जो है इसी को हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। तो ये पहली अवस्था हो जाती है। जबकि दूसरी अवस्था जो होती है मूर्त संक्रिय अवस्था होती है। कौन सी? मूर्त संक्रिय अवस्था, जिसमें 2 से लेकर 7 वर्ष का बच्चा इसमें शामिल होता है। इसको हम कंक्रीट जो है ऑपरेशन एज कहते हैं। क्या? इसको जो है मूर्त संक्रिय अवस्था कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा आ जाता है, तीसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा मूर्त संक्रिय अवस्था। पहली आ गई संवेदी, उसके बाद मूर्त संक्रिय अवस्था, उसके बाद जो है मूर्त संक्रिय अवस्था। मूर्त संक्रिय अवस्था कौन सी एज होगी? यहाँ पे जो है एज है 7 से ऊपर, यानी कि 7 से जो है 11 की वर्ष जो होगा वह मूर्त संक्रिया की अवस्था आएगी। उसके बाद जो है औपचारिक संक्रिय अवस्था, ये चौथे नंबर की एज आएगी, यानी कि चौथी अवस्था जो होगी वह अंतिम अवस्था जो है इन्होंने बताया है कि जो 14 से ऊपर, यानी कि 11 से लेके जो है चौथा जो है 15 वर्ष तक या 14 वर्ष तक एज जो होती है उसमें जो है औपचारिक संक्रिय अवस्था होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन के हिसाब से पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के द्वितीय अवस्था आपसे पूछी गई है। तो द्वितीय अवस्था यहाँ पे मूर्त संक्रिय अवस्था जो है, तीसरा ऑप्शन में जो है यह मूर्त संक्रिय अवस्था जो है यह आपके अनुसार इसको ध्यान में रखने का है। ठीक, अगला क्वेश्चन चले तो अगला हमारा है 25 है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? देखिए, वंशानुक्रम, ठीक, उसके बाद बी है वातावरण, और उसके बाद सी है खेल का मैदान तथा व्यायाम। देखिए, शारीरिक विकास बालक का जो एक वंशानुक्रम में भी प्रभावित होगा। वह जो है कि वंशानुक्रम से अनुसार उसके माता पिता के अनुसार उसकी जो है वंश के अनुसार जो है उसकी जो है विकास जो है शरीर का, उसी के अनुसार वह लंबा पतला, उसी के अनुसार मोटा चौड़ा, जो है वंश के अनुसार जो है वंशानुक्रम में शारीरिक विकास होता है। जबकि वातावरण में भी इसका विकास होगा। वातावरण में जो है शारीरिक विकास होगा। किस प्रकार के जो है वहाँ पर वह वातावरण से परिचित है, या कि ठंडे प्रदेश में है कि गर्म प्रदेश में है, इस प्रकार का वातावरण, वह पहाड़ी इलाका में है कि जो है कि तराई इलाका में, इस प्रकार की जो वातावरण होती है वो भी जो है बालक को प्रभावित करती है। ठीक, जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आप कहीं और जाते हैं, कहीं और विदेश के जो है उनकी वातावरण और हमारे वातावरण में, सबके वातावरण में जो है अंतर होता है। तो वहाँ पे जो भी जो शारीरिक विकास होता है वो प्रभावित होता है। खेल का मैदान या व्यायाम, खेल में, और खेल में भी शारीरिक वृद्धि और लंबाई जो है, और व्यायाम में भी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। यानी कि 25 का जो है डी वाला जो है ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या होगा? देखिए, अभी जो है कि क्वेश्चन आया था बुद्धि लब्धि से आईक्यू लेवल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपसे बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल का जो है फार्मूला पूछ लिया है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आय गुणे जो है 100, क्या मानसिक आयु गुणे वास्तविक आय जो है गुणे 100 होता है। जो है इसका जो है बुद्धि लब्धि का जो है यही होगा, मानसिक आय जो है कि बटे वास्तविक आय गुणे 100। यहाँ पे देखेंगे सबका जो है मानसिक आय बटे वास्तविक आय, यहाँ पे वास्तविक आय मानसिक आय जो है यहाँ पे उल्टा कर दिया है कि वास्तविक आय पहले कर दिया है, जबकि हमें मेंटल एज चाहिए, यानी कि जो है मानसिक आय जो है पहले चाहिए, उसके बाद वास्तविक आय चाहिए। क्या मानसिक आय चाहिए? तो यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मानसिक आय गुणे बटे वास्तविक आय किया है, मगर वास्तविक आय में जो है 100 का गुणा हो गया है। तो यहाँ पे इसलिए यह नहीं है, सही रहेगा। यहाँ पे जो है ये वाला जो है पूरे के बटे में सही है, यानी कि मेंटल एज जो है बटे रियल एज जो है गुणे जो है 100, इस प्रकार का जो आएगा इसको हम कह देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगला 27 है, चिंतनशील सोच की चर्चाएं इनमें से किसने की है? यानी कि चिंतनशील जो सोच है इस पर जो चर्चा है वह कौन की है? कौन सी? यहाँ पे देखें तो जॉन डीवी जो है चिंतनशील सोच के बारे में इन्होंने बताए हैं। इन्होंने अपनी अवधारणा जो है चिंतनशील सोच के आधार पर जो है 1910 में जो है इन्होंने जॉन डीवी ने जो है कि अपनी चिंतनशील सोच के आधार पर जो है अपनी अवधारणा दिए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला है कि 28 है आगमन जो है आगमनात्मक, कौन सा आगमनात्मक? यहाँ पे आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक,
पहला है कि अवलोकन है, बी है प्रयोग है, सी है सामान्यीकरण है, डी है कल्पना है। ठीक, देखिए आगमनात्मक जो है इसमें जो है कैसे से ये कल्पना जो है शामिल नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे नहीं पूछा है तो कल्पना शामिल नहीं है। आगमनात्मक जो है आगमन जो है आप जानते हैं कि पहले अवलोकन करेंगे या पहले उदाहरण देंगे तो उस प्रकार के उसके बाद नियम निकालते हैं, या पहले उसका प्रयोग करेंगे तो उसके बाद या सामान्यीकरण करेंगे तो यानी कि सामान्य उस पर चर्चा करेंगे। तो इन सभी का जो है आपके स्तरों में यह शामिल हो जाएगा। मगर जो है कल्पना यानी कि आप सिर्फ कल्पना करेंगे तो यह शामिल नहीं होगा, यानी कि कल्पनाशील यह जो है इसमें आगमन जो है विधि है, आगमन जो है सोच में, इसमें प्रणाली में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 29 है कि सीखी गई बात को धारण करने या पुनः स्मरण करने में असफलता। देखिए हमने अभी जो है विस्मरण का क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि जो है कि किसी भी विषय को अगर सीखी हुई धारण को पुनः स्मरण करने में जो असफल हो जाता है विद्यार्थी, तो उसे हम विस्मरण कहते हैं। कौन सा? विस्मरण करते हैं। अगर वही स्मरण करने में अगर वही सफल हो जाता है तो वहाँ पे स्मरण की जो है पॉइंट से बन जाता है, यानी कि सीखी हुई बात को अगर धारण करने में या पुनः स्मरण करने में सफलता प्राप्त होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर सफलता जो है प्राप्त होगी तो वह स्मरण के अंतर्गत आएगा। कौन सा? स्मरण के अंतर्गत। यदि असफल हो जाता है तो वहाँ पे विस्मरण के अंतर्गत आएगा। कौन सा? विस्मरण के अंतर्गत। तो यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन सही होगा कि वह विस्मरण यानी कि असफल हो गया तो विस्मरण हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन है 30 है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। पहला केवल मनुष्य में, बी है कि केवल बिल्लियों में, सी है सभी प्राणियों में, तथा या जन्मजात या वह प्राकृतिक होती है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए और उसके बाद केवल कलाकारों में, ठीक, जो है चारों ऑप्शन में अगर ध्यान दिया जाए जो मूल प्रवृत्ति है, आप जानते हैं कि जो है कि मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और मूल जो है संवेग बताए थे। सभी संवेग जो है सभी प्राणियों के लिए व सभी जन्मजात व प्रकृति के लिए जो है शामिल होगा। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। जिस प्रकार से मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई, उसी प्रकार से उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताया। संवेग सभी मूल प्रवृत्तियों से जो है कि एक प्रकार से जो है कोरिलेट होंगी, यानी कि उसमें प्राकृतिक नेचर होगा, उसमें जन्मजात और प्राकृतिक नेचर से जो है सभी विशेषताएं उसमें पाई जाएंगी मूल प्रवृत्तियों में। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया है। तो यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन आपसे जो है सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुके हैं। अब तक जो है हम लोगों ने 300 क्वेश्चन जो है मनोविज्ञान से संबंधित जो है क्वेश्चनों को हम लोग शामिल किए और सॉल्व किए, जो है कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।